हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी जनपद और महाजनपद की। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, जनपद महाजनपद। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें ऐतिहासिक काल है, आपका ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल है और आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हमने ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इसको वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर है, हम कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल है महाजनपद से कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमें सही कथन बताना है। 4 कथन मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि सभी जनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी कहता है कि सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। ऑप्शन सी कहते हैं कि महाजनपद कोई सेना नहीं रहते थे, मतलब वो कोई सेना नहीं रखते थे। और ऑप्शन डी है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 जनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में सूचीबद्ध मतलब किया गया है। उसको सूचीबद्ध किसके बारे में? बौद्ध जैन ग्रंथों में मतलब महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 जनपदों के बारे में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है किस में? ए महाभारत में, बी रामायण में, सी अनुकेतर निकाय में या डी ललित विस्तार में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुकेतर निकाय में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि इसका सही उत्तर क्या है? अनुकेत निकाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो अभी हमने देखा, ऑप्शन ए कहता है कि दीर्घ निकाय में, ऑप्शन बी कहता है त्रिपिटक में, ऑप्शन सी कहता है कि दीपकवंश में और ऑप्शन डी कहता है कि अनुत्तर निकाय में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही मतलब कौन सा नहीं है सही, कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं है, मतलब जो प्रारंभिक नगर थे गणतंत्र, जो अपने आप को अलग मतलब मानते थे, अपने आप को गणतंत्र मानते थे, तो इनमें से बताना कि कौन सा वो नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि शुल्क, ऑप्शन बी कहता है लिच्छवी, ऑप्शन सी कहता है योद्ध और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी मतलब डी, उपरोक्त सभी, तीनों ही थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। मतलब पाटलिपुत्र किसने बसाया था हमें बसाना है। तो ए कहता है शिशुनाग ने, बी कहता है बिंदुसार ने, सी कहता है अजातशत्रु ने या डी उदयन ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है, इसमें अब अगला क्वेश्चन भी सेम वही है कि पाटलिपुत्र का संपादक कौन था। तो जिसने बसाया वही उसका संपादक होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उदयन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ना एक ही होते हैं लेकिन उसको मतलब पूछने का तरीका अलग अलग होता है। उसमें कुछ और तरीके से पूछा छठे क्वेश्चन में कि बसाया किसने था, और इसमें पूछा संपादक कौन था। तो जो बसाया वही संपादक हुआ ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ए कहता है कि अजातशत्रु द्वारा, बी कहता है कालाशेख द्वारा, सी कहता है उदयन द्वारा या डी कनिष्क द्वारा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कुसुमपुर मतलब पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के भी नाम से जाना जाता था। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा TRE 3 के लिए।
पाटलिपुत्र को मतलब कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? ए बिंदुसार ने, बी अजातशत्रु ने, सी उदयन ने या डी शिशुनाग ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसकी मतलब किसके बीच स्थित है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि सिंधु और झेलम, बी कहता है झेलम या चेनाब, सी है चेनाब या रावी, या डी रावी या व्यास। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो तक्षशिला स्थित है वो है सिंधु और झेलम के बीच। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंधु एवं झेलम। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीविका को जिस गणिका की पुत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब जो राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक था वो जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, किसके? ऑप्शन ए बताए साल्वती के, ऑप्शन बी रमनिया के, ऑप्शन सी बसंत सेना के, या डी आम्रपाली के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साल्वती के। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? उसके वंश का मतलब अजातशत्रु के वंश का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है मौर्य, ऑप्शन बी कहता है वही हयक, ऑप्शन सी कहता है नंद, या ऑप्शन डी गुप्त। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हयक। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? जो तक्षशिला था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कहता है विद्या और अध्ययन के लिए, बी कहता है वाणिज्य और व्यापार के लिए, सी है कला या शिल्प के लिए, या डी इस मतलब इन सभी के लिए। तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। वो विज्ञान मतलब विद्या और अध्ययन के लिए भी था, और वहाँ से व्यापार भी होते थे, और वहाँ पे शिल्प कला भी, ये सभी मतलब होते थे। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो मतलब कि सभी के लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कि अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी कहता है अर्थवेद में, ऑप्शन सी कहता है शतपथ ब्राह्मण में, या डी गोपथ ब्राह्मण में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रथम मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? जो प्रथम मौर्य सम्राट था उसका उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि चौथवीं ईसा पूर्व, बी कहता है कि छठवीं ईसा पूर्व, सी कहता है कि दूसरी ईसा पूर्व, या डी पहली ईसा पूर्व। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जो मौर्य साम्राज्य था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी छठी ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? मतलब इनमें से कौन जीवित रहा शेष अन्यों के बाद तक, हमें बताना है। जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन ए कहता है कि बिंदुसार, ऑप्शन बी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन सी कहता है देवदत्त, या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो जो लास्ट तक था वो था अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? जो मालवा क्षेत्र था उस पर मगध का जो मतलब विस्तार हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बिंदुसार, ऑप्शन बी कह रहा है कि अजातशत्रु, ऑप्शन सी कह रहा है उदयभद्र के काल में, या ऑप्शन डी शिशुनाग के काल में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के काल में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? हमें बताना है कि जो पाटलिग्राम की अंतःशक्ति है उसको किसने पहचाना और जो बाद में मगध की राजधानी के रूप में विकसित भी हुआ। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बिंदुसार, ऑप्शन सी कह रहा है कि अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन, या ऑप्शन डी कालाशेख। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी हमें बताना है। ये तो इजी क्वेश्चन है। ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगिरी, या डी चंपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगध की सबसे प्रथम राजधानी थी वो थी राजगिरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन ए कहता है कि बिंदुसार, ऑप्शन बी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, या ऑप्शन डी नागदशक। तो जो पहले अपने पिता को मारा और फिर अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो था ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ठीक है,
अगर अभी तक आपने अपने मतलब चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशेख या ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है महापद्मनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि नंद राज्य का संपादक कौन था? हमें नंद राज्य का संपादक कौन था वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कालाशेख, ऑप्शन बी कहता है महापद्मनंद, ऑप्शन सी कहता है शिशुनाग या ऑप्शन डी उग्रसेन। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु ने पूर्व भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्ष तक युद्ध किया? मतलब 16 वर्षों तक मगध का अजातशत्रु ने मतलब भारत को पूर्वी भारत में 16 वर्षों तक किसके साथ युद्ध किया गणराज्य के साथ, हमें वो बताना। ऑप्शन ए कहता है कि पावा एवं खुशिनार के मल्ल, ऑप्शन बी कहता है मिथिला के विद्रोह, ऑप्शन सी कहता है वैशाली की लिच्छवी या ऑप्शन डी रामग्राम के कोलिया। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दशक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमें अजातशत्रु का उत्तराधिकारी का जो दशक है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कथा कोश में, ऑप्शन बी कहता है परिष्टविष्ट वर्तन में, ऑप्शन सी कहता है दिव्यवान दान में या ऑप्शन डी प्रसन्नता में। ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है परिशिष्ट वर्तन में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धज्ञ की अटलसाल केंद्र है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धयों की अटलसाल केंद्र था? ऑप्शन ए बयाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी मथुरा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी रोहतक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, हमें बताना है। तो ये ग्रीविज, ये गलत लिखा है, ये ग्रीविज है। ऑप्शन बी कहता है राजगृह, ऑप्शन सी कहता है कि पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो जो मगध की राजधानी नहीं थी वो है ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। बाकी तीनों तो राजधानी थी, एक का तो नाम ग्रीविज का नाम ही था राजगृह। ठीक है, और पाटलिपुत्र पटना, लेकिन जो कौशाम्बी थी वह राजधानी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। अब देखते हैं क्षत्रियजन योद्धे केवल निम्नलिखित देवता के उपासक थे। निम्नलिखित देवताओं के उपासक थे मतलब किसके थे उपासक, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि इंद्र, ऑप्शन वे कहते हैं कि वासुदेव, ऑप्शन सी कहते हैं पशुपति या ऑप्शन डी कृतिकेय। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी कृतिकेय। अब देखते हैं योद्धेय सिक्कों के पर किस देवता का अंकन मिलता है? मतलब योद्धेय जो सिक्के थे उस पर किस देवता का अंकन मिलता है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि वसुदेव, ऑप्शन बी कहता है शिव, ऑप्शन सी कहता है कि इंद्र या ऑप्शन डी कृतिकेय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कृतिकेय। अगला क्वेश्चन है प्राचीन श्रीवास्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? हमें बताने कि जो प्राकृतिक श्रीवास्ती जो नगर है वो उसका विन्यास वो किस आकृति का है हमें बताना है। ऑप्शन ए कहते हैं कि वृत्ताकार, ऑप्शन बी कहता है अर्धचंद्रकार, ऑप्शन सी कहता है त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी आयताकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धचंद्रकार। ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्रकार। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए कहता है गंधार, ऑप्शन बी कहता है कंबोज, ऑप्शन सी कहता है काशी या ऑप्शन डी मगध। तो सबसे शक्तिशाली जो था 6वीं शताब्दी में वो था काशी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काशी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी है, ये राजधानी नहीं है, थी। तो वो है ऑप्शन नंबर ए पंचाल की, ऑप्शन बी कुरु की, ऑप्शन सी चेदी की या ऑप्शन डी अवंती की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चेदी की। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले के नहीं हैं, हमें बताना है इससे पहले के नहीं है सिक्के। ऑप्शन ए कहता है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या ऑप्शन बी कहता है 5वीं ईसा पूर्व, तीसरा सी है तीसरी ईसा पूर्व या
ऑप्शन डी द्वितीय ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 5वीं ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5वीं ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं मगध, ऑप्शन बी कहते हैं कि वज्जी, ऑप्शन सी कहते हैं कौशल, या ऑप्शन डी अंग। तो जो चंपा थी वो अंग की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंग। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? तो ऑप्शन ए कहता है मेरठ, ऑप्शन बी कहता है अवध, ऑप्शन सी कहता है बुलंदखंड, या ऑप्शन डी रुहेलखंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड। ठीक है, अब देखते हैं चेंदी जनपद की राजधानी क्या थी? सोंथीवती नगर, ऑप्शन बी कहते हैं कोसम, ऑप्शन सी कहते हैं त्रिपुरी, और ऑप्शन डी कहते हैं कुल्लग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सोंथीवती नगर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, कहाँ थी, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी कहते हैं इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी कहते हैं अहिच्छत्र में, या डी मथुरा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अक्षित्र में, अहिच्छत्र में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी वैशाली, या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो पहला गणतंत्र था वैशाली, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, या ऑप्शन डी लिच्छवी। तो वैशाली की स्थापना किसने की थी? लिच्छवी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कौशल, ऑप्शन बी है अंग, या ऑप्शन सी मगध, या ऑप्शन डी वज्जी। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहला गणराज्य था वो था वज्जी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वज्जी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? जो 800 से 600 पूर्व मतलब ईसा पूर्व का काल था वो किस युग से जुड़ा हुआ है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी कहता है सूत्र युग से, ऑप्शन सी कहता है रामायण युग से, या ऑप्शन डी महाभारत युग से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगस्त महाजनपद का प्रमुख नगर था, हमें बताने की जो अगस्त था उसका प्रमुख मतलब महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए कहता है कि दंतपुर, ऑप्शन बी कहता है कि महिष्मती, ऑप्शन सी कहते हैं कि पोतन, या ऑप्शन डी रोरुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पोतन। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है अरस्क, ऑप्शन डी है कम्बोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अरस्क। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? जो उज्जैन का नाम था प्राचीन काल में, हमें बताने कि उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन ए कहता है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अवंतिका, ऑप्शन सी है इंद्रप्रस्थ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवंतिका। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? जो प्राचीन जनपद है जो राजस्थान में स्थित है उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है अवंतिती, ऑप्शन बी है कम्बोज, ऑप्शन सी है मस्क, या ऑप्शन डी पंचाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मस्क। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 16 महाजनपदों के युग में से मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी, हमें बताना। ऑप्शन ए कहता है कि वज्जी, ऑप्शन बी कहते हैं कि व्यस्त, ऑप्शन सी कहता है काशी, या ऑप्शन डी सुरसेना। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी सुरसेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे, किस युग में, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि वैदिक युग में, ऑप्शन बी है बुद्ध युग में, ऑप्शन सी मौर्य युग में, ऑप्शन डी मौर्योत्तर युग में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध युग में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के से संबंधित था?
जो कलिंग नरेश खारवेल है वो किस वंश से संबंधित हमें बताना है। ऑप्शन ए है चैदी, ऑप्शन बी है कंदम, ऑप्शन सी है हर्यक या ऑप्शन डी कलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिंदी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का अभी हमने देखा था ऊपर जस्ट, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभी लिखित साक्ष्य से मतलब पता चलता है कि नंद राजा ने ना एक नहर खुदवाई थी। वो कहाँ खुदवाई थी तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है अंग में, ऑप्शन बी है तुंग में, ऑप्शन सी है कलिंग में या ऑप्शन डी मगध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? जो महिष्मती था वो किस नगर महाजनपद में स्थित था? तो ऑप्शन ए कहता है अश्मक, ऑप्शन बी कह रहा है अवंती, ऑप्शन सी क्या है मत्स्यक मत्स्य या ऑप्शन डी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवंती। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाक शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी के निरूपित करता है? मतलब इनमें से कौन सा एक नगर है जो इक्ष्वाक के शासकों के लिए निरूपित करता है विजयपुरी को? ऑप्शन ए कहता है कि अमरावती, ऑप्शन बी कहता है कि नागार्जुन कोड़ा, ऑप्शन सी कहता है विजयवाड़ा या ऑप्शन डी विजय नगरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन कोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इवांकुआ की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किसने किया मतलब किससे होता है? ऑप्शन ए है मदुरै से, ऑप्शन बी है नागार्जुन कोड़ा से, ऑप्शन बी है कन्हौरी से या ऑप्शन डी पैठन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागार्जुन कोड़ा से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? मतलब प्राचीन घोड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कच्छ, ऑप्शन बी कहता है कलिंग, ऑप्शन सी कहता है कम्बोज या ऑप्शन डी कन्याकुंज मतलब कुब्ज। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी कम्बोज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुष्पकलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बलख, ऑप्शन बी कहता है चार शुद्धा, ऑप्शन सी कहता है हुड्डा या ऑप्शन डी सिरकप। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चार शुद्धा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सूती और एवं रेशमी वस्त्र के लिए, बी इत्र फुलेल के लिए, ऑप्शन सी मतलब मृण मूर्ति कला के लिए या डी विशाल मंदिर के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो काशी था वो सूती और रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काशी जो महाजनपद था वो सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन वासवता की अंतकथा संबंधित है किससे? ए उज्जैन से, बी मथुरा से, सी महिष्मती से, डी या कौशाम्बी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचमार्क सिक्के के चिन्ह की विशद व्याख्या निम्नलिखित ने की है। हमें बताना कि किसने की है इसकी व्याख्या पंचमार्क सिक्कों की। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि डी डी कौशाम्बी, बी कहते हैं कि रोमिला थापर, सी कहते हैं रेपसन या डी बी बी चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेपसन ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ या ऑप्शन डी द्विज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्विज श्रेष्ठ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे आप हमारी वीडियो तुरंत देख लें। क्योंकि हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं जिससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन कम मतलब बन रहे हैं उतना हमने कवर करने की कोशिश की है। आज हमारा जनपद और महाजनपद का क्वेश्चन चल रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? ऑप्शन मतलब उपयुक्त जोड़ी हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि पार्श्वनाथ और जंतिका, ऑप्शन बी कहता है बिंदुसार और शाल्क, ऑप्शन सी कहता है कि सिकंदरगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी चेतक या लिच्छवी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेटक लिच्छवी। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये आज हमारे जब इम्पोर्टेंट सारे जनपद से हमने जो मतलब सामान्य क्वेश्चन थे उसको नहीं लिए, क्योंकि वो सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मतलब टीआरईटी में ये लेवल अप करके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमने अप क्वेश्चनों को लिया है, अप क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका जो, क्योंकि हमने टीआरई सेकंड में बेसिक पढ़ रखा है, हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, जो हमने इस चैप्टर में उन क्वेश्चनों को लिया है जिन्होंने हमने मतलब थोड़ा सा हाई, जिसका क्वेश्चन हम पेपर में पकड़ सकें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, या ऑप्शन डी महानंदित। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, क्योंकि सुनने हमारे के पेपर अब मार्च में होने वाले, तो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, जिससे हम अधिक से अधिक पेपर के लिए मतलब तैयार हो सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल।